वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आज की वीडियो की लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। तो देखिए यहाँ पर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का मतलब होता है कि उभरता हुआ खिलाड़ी। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है ऋषभ पंत, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए ऋषभ पंत को ऑस्ट्रेलिया में भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत में शानदार प्रदर्शन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर उनको चुना गया है। और 21 साल के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 350 रन बनाए, जिससे भारत ने 71 वर्ष के इतिहास में 11 प्रयासों के बाद 2-1 के अंतर से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिडनी में चौथे टेस्ट में उन्होंने नाबाद 159 रन की पारी भी खेली थी और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाले वो पहले भारतीय विकेटकीपर भी बने हैं। राइट, यहाँ पर देखिए आईसीसी की बात की गई तो आपको आईसीसी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखिए आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 15 जून सन 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी। और आईसीसी का जो मुख्यालय है वो है दुबई में। और आईसीसी के जो वर्तमान में चेयरमैन है वो है शशांक मनोहर। और आईसीसी के जो अगले सीईओ होंगे वो होंगे डेविड रिचर्डसन के स्थान पर मनु साहनी की नियुक्ति की जाएगी, जो कि वनडे विश्व कप के बाद स्थान ले लेंगे। राइट, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वैश्विक प्रतिभा इस प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो यहां पर जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है 80वां स्थान, ऑप्शन सी सही होगा। यानी कि जो प्रतिभा है यानी कि जो टैलेंट है उसकी रैंकिंग में भारत को 80वां स्थान मिला है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जो शीर्ष 3 देश हैं, टॉप के 3 देश हैं वो कौन से हैं। पहले स्थान पर है आपका स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर आपका है सिंगापुर और तीसरे स्थान पर यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर आता है। और इसमें भारत 80वें स्थान पर है और भारत को अभी 1 स्थान की बढ़त मिली है। राइट, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने। तो यहां पर जो चार ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है मोहम्मद शमी, ऑप्शन सी सही होगा। तो नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच के दौरान मोहम्मद शमी सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल का विकेट लेकर उन्होंने अपने कुल 56वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो भारत के ही तेज गेंदबाज इरफान पठान के नाम था, जिन्होंने वर्ष 2006 में आबू धाबी में पाकिस्तान के खिलाफ अपने 59वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की थी। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये रिकॉर्ड वर्ल्ड लेवल पर किसके नाम है। तो विश्व रिकॉर्ड वर्तमान में अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान के नाम है, जिन्होंने ये कीर्तिमान प्राप्त करने के लिए मात्र 44 मैच खेले हैं। राइट, यानी कि 44 मैच में ही उन्होंने 100 विकेट ले लिए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर राशिद खान के नाम ये रिकॉर्ड है, जबकि भारत में मोहम्मद शमी ने हाल ही में रिकॉर्ड बनाया। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य की सरकार ने पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्योत्सव के रूप में घोषित किया है, यानी कि एक राज्य का उत्सव से घोषित कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सही होगा। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्वी कामोंग जिले में अरुणाचल प्रदेश के सिजोगा के पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य महोत्सव हाल ही में घोषित कर दिया है। यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात की गई तो आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर और वहां के वर्तमान में जो सीएम है वो है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा।
और अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा से कुल 2 सीटें हैं, राज्यसभा से 1 सीट है और विधानसभा में कुल 60 सीटें आती हैं, राइट। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की कैबिनेट में कापूस समुदाय और ईबीसी के लिए कोटा देने का फैसला किया गया है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने कापूस समुदाय के लिए और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि ईबीसी, ठीक है, ईबीसी। अब आपको ईबीसी का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। ईबीसी का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर और पिछड़े वर्ग हैं उनको ईबीसी बोलते हैं, और उनके लिए अगड़ी जातियों में से 5% आरक्षण को पूरा करने का हाल ही में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने फैसला किया है, राइट। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर देखिए आंध्र प्रदेश की बात की गई तो आपको आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, जबकि 10 वर्ष बाद इसकी जो राजधानी होगी वो होगी अमरावती। और यहाँ के जो सीएम है वो है चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है ESL नरसिम्हन। और आंध्र प्रदेश का जो विभाजन हुआ था वो भी पता होना चाहिए आपको। आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था 2 जून 2014 को, जब यहां से तेलंगाना राज्य अलग हुआ था। और आंध्र प्रदेश की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में हुई थी, जिसकी भाषाई आधार पर इसको गठित किया गया था, राइट। यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है कुचिपुड़ी, इसको शास्त्रीय नृत्य भी बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश के बारे में आपको 2 पॉइंट पता होना चाहिए। हाल ही में वहां पर जो नए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं छागरी प्रवीण कुमार, और भारत का पहला न्यायिक शहर इसी राज्य में स्थापित किया जाएगा, राइट। तो आपको 5th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 किसने प्रदान किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 प्रदान किए हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पुरस्कार हैं वो कितने विजेताओं को प्रदान किए गए हैं। तो ये कुल 26 यानी कि 26 विजेताओं को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए गए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, खेल, कला, संस्कृति और समाज सेवा और बहादुरी की श्रेणी के तहत ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये किसको प्रदान किए जाते हैं, शैक्षिक, कला, क्षेत्र, संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी की श्रेणी में ये बच्चों को प्रदान किए जाते हैं, राइट। तो ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रख्यात गुजराती कवि सीतांशु यशचंद्र को हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में सीतांशु यशचंद्र को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो प्रख्यात गुजराती कवि सीतांशु यशचंद्र को गुजराती में उनके काव्य संग्रह वकार के लिए, राइट, उनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है वकार, तो इस काव्य संग्रह के लिए उनको सरस्वती सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए सरस्वती सम्मान के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भी भाषाएं हैं उसमें से किसी भी भाषा में लिखी हुई पिछले 10 वर्ष के दौरान प्रकाशित भारतीय नागरिक के उत्कृष्ट कार्य के लिए ये हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। और इस वर्ष ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो कुल 27वां संस्करण था, राइट, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये जो सम्मान है यानी कि सरस्वती सम्मान है, इसकी शुरुआत सन 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पहली बार ये किसे मिला था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पहली बार हरिवंश राय बच्चन को मिला था, राइट। तो आपको 7th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी रघुवीर सिंह भोला का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है 92 वर्ष, ऑप्शन ए सही होगा। तो 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी रघुवीर सिंह भोला का 92 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। और वर्ष 2000 में उन्हें हॉकी में उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, राइट, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया के शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों की सूची में किस एकमात्र भारतीय बंदरगाह को स्थान मिला है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी कि JNPT, इस बंदरगाह को हाल ही में भारत के तरफ से स्थान मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि नवीनतम लॉयड लाइट्स रिपोर्ट के अनुसार
भारत का प्रथम जो कंटेनर पोर्ट है JNPT, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बोलते हैं, उसको वर्ल्ड लेवल पर शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों की सूची में इसका स्थान मिला है और इसको कुल 28वां स्थान मिला है। राइट, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, इसको कब बनाया गया था? तो सन 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नौसेना ने हाल ही में कौन सा सबसे बड़ा तटीय अभ्यास आयोजित किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है सी विजिल, ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। तो देखिए 26/11 के 10 वर्ष बाद, ये जो 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, तो उसके 10 वर्ष बाद भारतीय नौसेना ने भारतीय तट पर सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास शुरू किया है और इस अभ्यास का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है सी विजिल, जो कि अपनी तरह का एक पहला सैन्य अभ्यास है जो कि बहुत बड़ा है और भारत के पूरे 7516.6 किलोमीटर के तटीय और विशेष आर्थिक क्षेत्र में यह आयोजित किया जा रहा है। राइट, यहां पर मैं आपको बता दूं इसका जो उद्देश्य है वो आतंकवाद और अन्य गतिविधियों को भारत में रोकना है। राइट, यहां पर देखिए नौसेना की बात की गई तो आपको 2 पॉइंट पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो एडमिरल है, जो कि नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, वो कौन है? तो इसका आंसर होगा सुनील लांबा वर्तमान में एडमिरल हैं। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में छत्र विश्वकर्मा और सेगी पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 21 जनवरी 2019 को छात्रों और उनके शिक्षकों को दूसरा छत्र विश्वकर्मा पुरस्कार और सांसदों को सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी कि सैगी पुरस्कार प्रदान किए हैं। और इसका जो उद्देश्य होता है वो संस्थानों के साथ साथ लोगों की नवाचार और उनकी उपलब्धियों को बढ़ावा देना होता है। और ये जो सैगी पुरस्कार हैं, ये विकसित गांव विकसित राष्ट्र विषय के तहत प्रदान किए गए हैं। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो विश्वकर्मा शब्द दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो विश्वकर्मा है वो हिंदू धर्म में सृजन के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनको एक तरह से इंजीनियर भी बोल सकते हैं। और ऐसा कहा गया है कि उन्होंने ही सोने की लंका बनाई थी। ठीक है, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना कब शुरू हुई? तो देखिए जितने भी योजनाएं होती हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि कब से शुरू हुई, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है 22 जनवरी 2019 को, ऑप्शन बी सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2019 को प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है। और ये जो योजना है इसमें 45 से 65 वर्ष की आयु के भारतीय मूल के सभी लोग विदेशी दौरे के लिए आवेदन कर सकते हैं। और प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत भारतीय प्रवासियों को एक समूह को वर्ष में 2 बार भारत के धार्मिक स्थलों के लिए भ्रमण पर ले जाया जाएगा और सरकार अपने देश से हवाई किराए सहित सभी खर्च का वहन भी करेगी। ठीक है, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयदीप गोविंद, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है, हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता किसे प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रवि शास्त्री, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर जरूर दीजिए। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे, और अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। राइट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और हमारी टेलीग्राम ग्रुप पर आप जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने अभी तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो आप इंड स्क्रीन में यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की करंट अफेयर के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए, जिसकी लिंक यहाँ पर देखिए इंड स्क्रीन में आपको दिख रही है। राइट, तो आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।